हेलो सबको। उम्मीद है कि आपने पेपर को बनाया होगा और आपके पास ये एक इंटरेस्ट अभी होगा कि मेरा कितना सही है और जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनका एक्सप्लेनेशन कैसे होगा। उनका एक्सप्लेनेशन सीखने का है। मैं चूंकि नहीं पता है, रिकॉर्डेड में ये होता है ना कि नहीं पता होता कि किसका कौन सा सही है, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दिस 25 क्वेश्चंस एंड फर्स्ट, बट बिफोर दैट, बिफोर डूइंग दिस, लेट्स मैच अप द आंसर फर्स्ट। आप अपने आंसर्स को एक बार मैच कर लीजिए। अगर ऐसा है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लीजिएगा आप और अपने आंसर्स को एक बार मैच कर लीजिएगा, सो दैट कि जो आपके मिस्टेक्स हैं उसको आप एक्सप्लेनेशन में देख सकें प्रॉपरली। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। क्लोसेस एक नॉर्मल क्लोसेस था, कोई टफ नहीं था। और एक बात ध्यान रखो कि जब क्लोसेस आप बनाना शुरू करते हो ना, तो ये ऑप्शन बताता है कि आपको सोचना कैसे है। अगर आप ध्यान दो तो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में एक आर्टिकल का यूज आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास दिस दैट दिस दोज का यूज पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में भी एक ग्रामर के ही वर्ड्स हैं, क्योंकि आप इनको याद नहीं करते हो, ग्रामर के वर्ड्स। सो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 था। 4 वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है एंड 5 नंबर भी मोटा मोटी वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है ये। अब आपके पास जहां पे ग्रामर के वर्ड्स हैं, वहां पे आपको दिए हुए वर्ड्स के ग्रामर को चेक करके आपको अपने आंसर्स को डिसाइड करना होता है। जैसे आपको पता है कि दिस और दैट सिंगुलर होता है और दीज और दोज प्लूरल होता है। अब मुझे यहां पे भरना है और यहां पे लगा हुआ है हु। अब आप जानते हो कि हु के बाद एक वर्ब आता है और ये वर्ब सिंगुलर या प्लुरल वही होता है जो इसके पहले वाला जिसके लिए एंटीसीडेंट आता है उसके लिए। और ये चूंकि V1 है तो ये प्लुरल है। इसका मतलब कि तुम्हारे हु के पहले वाला वर्ड प्लुरल में आना चाहिए। अब आपके पास दीज और दोज होगा तो हु के साथ तो दोज ना, दोज हु वर्क हार्ड। सो तुम्हारा आंसर यहां पे इस वर्ड के हु को देखते हुए सिंगुलर प्लुरल हु और स्पॉट जो वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 2 में इट इज रनिंग। अब अगर इसको तुम छोड़ दो और अगर ये नहीं रहा होता तो आप बोलते इट इज रनिंग अ कैंपेन, यही भरते ना, इट इज रनिंग अ कैंपेन। द नहीं लगाओगे क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एक कैंपेन चला रहा है। नॉर्मली हम लोग हिंदी में बोलते तो ये बोलते कि वो एक कैंपेन चला रहा है। कैंपेन को अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन में हम द नहीं लगाते, हम ए लगाते हैं। सो इट इज रनिंग अ कैंपेन कॉलिंग ऑन कोरियंस एंड फॉरेनर्स। अब आपके 3rd नंबर में क्वेश्चन देखो। अगर आपका सिमिलरली अगर बोला जाता है तो सिमिलरली एक कंजंक्टिव एडवर्ब है। इसको आप ध्यान से सुनना, कंजंक्टिव एडवर्ब है। दैट इज आपको ये 2 सेंटेंस को ऐड करने के लिए इस एडवर्ब को यूज किया जाता है। लाइकली एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को या तो किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है जिसके लाइकली का मतलब होता है पॉसिबल। एडजेक्टिव है ये, पॉसिबली नहीं, संभावित। या तो नाउन के पहले इस लाइकली को यूज करता है, द लाइकली ग्रोथ ऑफ द कंट्री, लाइकली ग्रोथ। या लाइकली को लाइकली के बाद हम एक टू भी वन का इस्तेमाल करते हैं और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये मे का इक्विवेलेंट है। राम मे कम, वैसे ही राम इज लाइकली, क्योंकि एडजेक्टिव है ना, राम इज पॉसिबल, राम इज इंटेलिजेंट, वैसे ही राम इज लाइकली टू कम। सो लाइकली के बाद टू भी वन आता है और वो राम मे कम का इक्विवेलेंट होता है ये स्ट्रक्चर। और ये वाले में नाउन के पहले संभावित वाला। ये दोनों यहां नहीं जाना है क्योंकि इन दोनों के लिए लगा हुआ है। आप बोथ के सेंस में
अलाइक का इस्तेमाल करते हो। अगर मैं बोथ यहां पे रखूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी, ध्यान देना। मैं यहां पे अगर बोथ डालू ना, ऑन बोथ कोरियंस एंड फॉरेनर्स, तो आपको ठीक लगेगा। बस बोथ वाले मीनिंग में अगर ये यूज करना है तो कोरियंस और फॉरेनर्स के बाद अलाइक को यूज किया जाता है, अलाइक कभी पहले नहीं यूज होता। सो कोरियंस एंड फॉरेनर्स अलाइक, बोथ वाले मीनिंग में। टू कीप देयर आईज पील्ड, ध्यान देना ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ्रेज दिया हुआ है। कीप वंस आईज पील्ड मतलब अपने नजर को चौकन्ना रखना, ताकि अगल बगल की चीजें दिखाई पड़े, ध्यान से देख पाओ आप। ये एक फ्रेज है, पूछा भी है एग्जामिनेशन में। कीप देयर आईज पील्ड फॉर डैश इन इंग्लिश। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने भर लिया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर यहां पे ऑप्शन में ब्लंडर्स या ओवरसाइट्स रहता ना, तो पूरा का पूरा ऑप्शन तीनों का तीनों सही हो जाता है। वो चूंकि ये दो वर्ड सिंगुलर में है, और सिंगुलर में अगर यूज करना होगा, अगर इनको सिंगुलर में यूज करना होगा, जिनका भी अगर गलती हुआ है कि हम ब्लंडर क्यों नहीं लें या ओवरसाइट क्यों नहीं लें, तो अगर ब्लंडर या ओवरसाइट में लेना था तो फॉर ए ब्लंडर हो जाता है। क्योंकि जब नाउन को तुम सिंगुलर में इस्तेमाल करते हो, ब्लंडर नाउन भी है, इट इज ए ब्लंडर। हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और वो कॉमन नाउन है और वो सिंगुलर में है, तो बिना आर्टिकल के उसको हम या डिटरमाइनर के हम उसको यूज नहीं करते। सो अगर किसी का ब्लंडर या ओवरसाइट दिया हुआ है तो एन ओवरसाइट होता या अ ब्लंडर होता। देखिए यहां पे मिस्टेक्स, किसी अगर गलती हुआ होगा तो। फॉर मिस्टेक्स इन इंग्लिश, जापानीज एंड चाइनीज टेक्स्ट, द कोरियन टाइम्स रिपोर्ट देयर इज अ डैश फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइन। खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइंस पे फोकस है। क्योंकि खासकर का मीनिंग आ रहा है, तो आपके पास से पर्टिकुलर के अलावा कोई वर्ड नहीं जा रहा है प्रॉपरली। सो आपका अगर यहां पे कोई एक्सप्लेनेशन था, मिस्टेक्स थे, तो आप देख लेते। नेक्स्ट मूव, कोर्स। अब कोर्स का मतलब होता है किसी पे धमकी देना, दबाव डालना, अपना काम करवाने के लिए, धमकी देने के सेंस में। दैट इज प्रेशराइज। इंचैंट, किसी को अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। कैजोल, एक और वर्ड ले लो, FAWN, फॉन, और इसका मतलब होता है किसी की चापलूसी करना अपना काम निकालने के लिए, फ्लैटर वाला वर्ड। ग्रामेटिकल एरर। आजकल मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आजकल के क्वेश्चन में एक ऐसा एरर देता है ना, जो अंडरस्टैंडिंग का एक्चुअली एक्सटेंशन होता है। और फिलर में भी मैं देख रहा हूं, कॉमनर में भी देख रहा हूं, वो अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस गाइड होंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। आप में से मे बी कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हो कि इन केस ऑफ कर दिया हो, क्योंकि इन केस दैट नहीं सुना हुआ होगा, तो आपने कर दिया होगा और आंसर आपको सही भी आप मिला होगा वो। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि इस सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़िए, और ऐसे में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन पर नजर डालिए। वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को डिक्लाइन करना पड़ा, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, द प्रोडक्शन वॉज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, प्रोडक्शन लेबर स्ट्राइक के चलते रुक गया था। अब आप अगर इन दोनों सेंटेंस को देखो तो इसके जगह पे बिकॉज होगा। हमें बहुत सारे ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि प्रोडक्शन हमारा स्ट्राइक के चलते रुक गया था। बिकॉज लगाओ, सिंस का यूज करो, सबका मीनिंग एज ए कंजंक्शन, एज का मीनिंग यूज करो, आप तीनों में से कोई भी लगा लो। अब ऐसा वाला एरर देता है जब वो कि कंजंक्शन को रिप्लेस कर दीजिए, ये कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ने के लिए मीनिंगलेस है, इसके जगह पे कोई और कंजंक्शन चाहिए और ग्रुप का।
वैसे वाले में आपको सेंटेंस का मीनिंग निकाल के करना पड़ेगा। सो आपका आंसर यहां है, यहां पे यहां था, मूव कीजिए। हिज कंपनी हैज द डैश ऑफ प्रोड्यूसिंग द बेस्ट क्रिकेट बॉल्स। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, रेपुटेशन के अलावा और कुछ जाएगा नहीं। सो एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में आप ये ध्यान रखो कि चूंकि इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो कंप्रेस करना मतलब सिकोड़ना होता है, किसी को सिकोड़ना, उसके आयतन को, उसके वॉल्यूम को। सो कंप्रेशन इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि ऑगमेंटेशन मतलब होता है किसी चीज की मात्रा या लेवल बढ़ाना, ऑगमेंट करना, बढ़ाना। इन्फ्लेशन भी वही बढ़ना के सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेट वर्ड का नाउन है। स्कार्स, चूंकि एंटोनिम पूछ रहा है, स्कार्स और तुम्हारा स्कैंटी दोनों सिमिलर हो गया, बहुत कम मात्रा, मात्रा बहुत कम, और प्लेंटीफुल मात्रा बहुत ज्यादा। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, और रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड में आप देख लीजिए कैलेंडर का स्पेलिंग ऐसे होता है ना। बाकी कैलस का मतलब होता है इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव, जो किसी की संवेदना से इसको कोई लेना देना नहीं हो। आपके पास ये वर्ड दिया हुआ है, आप देख लो। अराउंड 60 बैंड्स इन फिलर में इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द कार्निवल। अगर किसी वेशभूषा को पारंपरिक रूप से जोड़ा जाए, जैसे आसाम की वेशभूषा, इसको जो बोलते हैं वो कॉस्ट्यूम बोलते हैं। अपैरल इज सिंपल क्लोथ, ड्रेस, ड्रेस, क्लोथिंग किसी भी कपड़े को कहा जाता है, लेकिन अगर वो परंपरा आदि से जुड़ी हुई, ट्रेडिशन से जुड़ी हुई, से जुड़े हुए वस्त्र हैं, तो उनको कॉस्ट्यूम्स कहा जाता है। परिधान, वस्त्र और परिधान में अंतर है। सो कॉस्ट्यूम्स ट्रेडिशन से जुड़े हुए, सिंपल। और ये देखो एक चीज, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं ना जो आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी नहीं हो तो बात को ठीक से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेज में क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। और ये तो नॉर्मल दिया हुआ ना, बिलो द यूजुअल हाइट, अपने नॉर्मल हाइट से कम को बौना ही बोलते हैं ना, क्योंकि ये जादूगर और ये जादूगरनी, ये है जादूगर और ये है जादूगरनी। विजार्ड मेल, ये फीमेल, और ड्वार्फ बौना। ड्वार्फ एक और प्रजाति को बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी में ये कंसेप्ट है कि धरती के भीतर जो खजाने छुपे हुए हैं, उसको एक सुपर ह्यूमन पावर वाला बौना उसकी रक्षा करता है, उसको भी ड्वार्फ कहा जाता है। सो कभी कभी ड्वार्फ को बौना से अलग हटा के उस वाले मीनिंग में भी देता है कि जो खजानों का, ट्रेजर्स का बिलो द अर्थ रक्षा करता है। क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी में है ये, उसको आप याद रखेंगे। यहां पे दिया हुआ है, हाँ ये थोड़ा सा एक गड़बड़ क्या हो गया था कि अंडरलाइन यहां से छूट गया था। आपको आइडिया लग गया होगा, आई होप। एंड यहां भी हैज फाइंड यू। देखिए, जब आपके पास एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप इंप्रूवमेंट बना रहे हो ना, तो इंप्रूवमेंट में जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, उनके चेंजेज को अगर ऑप्शन में देख लोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि तुमसे क्या पूछ रहा है। अगर तुम ध्यान दो, हायर वेजेज तीनों चारों में है, हायर वेजेज, यहां भी हायर वेजेज, यहां भी हायर वेजेज, यहां भी हायर वेजेज, सब जगह हायर वेजेज है। तो इनफैक्ट वो हायर वेजेज को पूछ भी नहीं रहा है, अंडरलाइन में उसने डाला है, बट वो पूछ रहा है कि डिमांड जो वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म होगा। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 लिखा हुआ है, यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पे पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर फॉर प्लस टाइम लगा के यहां लिखा हुआ है फॉर अ लॉन्ग टाइम,
फॉर 4 आवर्स, तो यूजुअल वर्ब के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं हम, परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। सो तुम्हारा आंसर यहां पे ए हो जाएगा। अंडरलाइन पोर्शन में देख लेना, यूज सब जगह है, फाइन वर्ड का पूछ रहा है, और इफ लगाने के बाद ध्यान से, हो सकता है कि हो, इफ लगाने के बाद अगर यहां पे इफ यू पार्क प्रेजेंट दिया हुआ है, एक रूल याद रखना कि इफ के बाद के सेंटेंस को अगर प्रेजेंट में डाला जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर रखा जाए, तो एक्चुअली इफ के साथ तुम प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हो मीनिंग वाइज, तुम एक्चुअली फ्यूचर में, क्योंकि इफ का रूल है ना कि इफ के बाद के सेंटेंस में विल शैल मॉडल्स का इस्तेमाल आप नहीं करते, तो मुझे अगर फ्यूचर भी रखना है तो मेरे को विल शैल लगाना नहीं है, तो मेरे को प्रेजेंट रखना पड़ेगा। सो रूल ये है कि इफ के बाद अगर प्रेजेंट दिखाई पड़े तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। तो टेंस की कॉम्पेटेबिलिटी के हिसाब से अगला सेंटेंस भी फ्यूचर में ही होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई विल फाइंड यू प्रॉपर आंसर है। इफ के बाद अगर प्रेजेंट आए तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, अगला वर्ब भी फ्यूचर में ही होगा, आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान दो, ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था सेंटेंस अरेंजमेंट का। आप में से बहुत सारे लोगों को पहला सेंटेंस सी नजर आया होगा, मुझे भी नजर आया था, क्योंकि यही तुम्हारा इस अरेंजमेंट का फर्स्ट सेंटेंस होना चाहिए था, बट ऑप्शन में कहीं सी फर्स्ट में नहीं दिया हुआ है, तो फिर आपको ये फर्स्ट में नहीं है, तो आपको तुरंत में, अगर सी किसी में फर्स्ट में होता, आंख बंद करके हम उसको ऑप्शन को टिक करते हैं, बट सी फर्स्ट में नहीं है, तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। देखिए एसएससी के लोग सेंटेंस अरेंजमेंट में ऑप्शन को सामने में रख के आपको सॉल्व करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने गलती करते हुए क्या देखा है कि वो सॉल्व कर लेते हैं और तब इसका ऑप्शन देखते हैं, जबकि मुझे अगर बोला जाए तो मैंने अगर इसको अपने हिसाब से सॉल्व किया था तो इसका आंसर आया था सी डी बी ए, और वो ऑप्शन कहीं है नहीं, ये ऑप्शन कहीं नहीं है। सो मैंने चेंज किया, मैंने देखा ऑप्शन में कि दो जगह ए डाला हुआ है, दो जगह डी डाला हुआ है, अब डी या ए कौन सा फर्स्ट होगा, तो अगर यहां लिखा हुआ है दिस कैफे, अगर यहां दिस कैफे रखा हुआ है, तो मेरे को तो सीधा मन करेगा कि दिस कैफे को से मैं सेंटेंस तो शुरू कर नहीं सकता। अगर मैं देखूं द कैफे ओनर सेज दैट, तो भाई ये पूरा का पूरा मामला कंफ्यूजिंग हो गया। अब मैं दोनों में से कौन सा रखूं, कैफे का मालिक ये कहता है ये कैफे, तो आपको थोड़ा अपना तरीका चेंज करना होगा। तुम जरा देखो इस सेंटेंस को, देखो नन ऑफ देम आर वेनेमस, नन ऑफ देम आर वेनेमस, सॉरी वेनेमस, उनमें से कोई वेनम मतलब जहरीला होता है, कोई भी जहरीला नहीं है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 35 स्नेक्स, तो तुम्हारा सी और बी एक साथ आएगा। ठीक है, अब जरा देखें, सी बी यहां है, सी बी यहां नहीं है, सी बी यहां नहीं है, सी बी यहां नहीं है, तुम्हारा आंसर ऐसे ले लो, उसने ऐसे लिया है, जबकि सही से बोलो तो सी के बाद हमको सी डालना है, उसके बाद मैं डी रखता, उसके बाद मैं बी अगर डालता तो बनता, लेकिन उसने ऐसे दिया है, तो फिर आपका कंफ्यूजन ऑप्शन को ध्यान से रख के आप सामने में रख के बनाइएगा। आप इसी सेंटेंस को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बी तुम्हारा पहला सेंटेंस नहीं है, तो बी अगर पहला सेंटेंस है, देखो अगर तुम
पहली बार पढ़ोगे ना, तुम भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन मैं उसके बाद दो ऑप्शन कम से कम हटाने की कोशिश करता हूं कि मेरा कंफ्यूजन कम हो जाए, और सेकंड स्टेज में उन्हीं बाकी बचे हुए दो ऑप्शन को सामने में रख के इलिमिनेशन का टेक्निक अपनाऊंगा। वो तरीका पूरा का पूरा इसको अगर जल्दी बनाना है तो इलिमिनेशन का टेक्निक होता है। तो में से सब लोगों ने बी चुना होगा। अब बी चुनने के बाद मेरा ओपिनियन ये कि ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी बी कैंसिल। अब दोनों में बी है, बी के बाद ए ऑलरेडी दोनों में आया हुआ है, तो मैं क्यों देखूंगा कि बी के बाद कौन सा आएगा। अब सी और डी को टारगेट करना है, और सी और डी में आप जरा देख लो क्या लिखा हुआ है, ही सेड, और ही का जो नाम दिया हुआ है वो यहां दिया हुआ है, सॉरी, यहां पे नाम दिया हुआ है। तो ही के लिए तो कोई आदमी चाहिए ना, और आदमी का नाम यहां पे है, तो डी के बाद सी आएगा, और डी के बाद सी आएगा, तो तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा। तुम कोशिश करो कि तुम्हारे पास सिंपल रीडिंग मार के आंसर नहीं निकालने का है। पहला सेंटेंस अगर कमिट हो जाए तो दो ऑप्शन छट जाएंगे, उसके बाद वो जो दोनों ऑप्शन में जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस को सामने में रख के तुम उसको डील करो, ये जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले ड्रग्स एंड ब्रेक्स, किसी चीज को बर्बाद कर देना, फिजूल खर्ची कर देना, सो यूज रेकलेसली। ग्रामेटिकल एरर्स, देखिए अभी जो मैं बोल रहा था सेम ग्रामेटिकल एरर, आप इस इस कंजंक्शन को देखो। आप, साइक्लोन इडाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक। ऑल्दो, अब ऑल्दो लगाने का मतलब कि दो अपोजिट मीनिंग का सेंटेंस जोड़ता है ये, जबकि ये लिखा हुआ है इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका, जब ये साउथ अफ्रीका पे जब बुरा असर डाला तो इसने इतने लोगों को बर्बाद किया। व्हेन का मीनिंग ना बेस्ट होगा, एज लगाओ, व्हेन लगाओ। तो इस तरह के जो ग्रामर के एरर्स दे रहा है, इसमें ग्रामर के रूल्स का कोई मतलब नहीं बनता है। यहां पे अंडरस्टैंडिंग प्लस कंजंक्शन का प्रॉपर यूज, ये तो दोनों कॉमन एरर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंशन था कि दोनों सेंटेंस के बीच में तुमको मतलब समझ में आए और उसके अनुसार तुम कंजंक्शन चुनो। इसमें देखो, वॉइस बनाने के लिए सिंपल सा वर्ब को टेकअप करो, वाज बीइंग, और एडवर्ब पे मत नजर डालना, वाज बीइंग चेक्ड। अब ये जानते हो कि वाज बीइंग भी3 पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है। पास्ट कंटिन्यूअस वाज चेकिंग लिख लो, के देख लो, वेयर चेकिंग, हैव चेक्ड, वेयर चेकिंग, हैव बीन चेकिंग। अब जरा देखो तो, एवरी पासिंग व्हीकल्स वेयर बाय द गार्ड्स, है ना, गार्ड से इधर आएंगे। जल्दी बनाने का है, सिर्फ वर्ब पे नजर डालो, वर्ब का फॉर्म पहले डिसाइड करो और एलिमिनेट कर दो जल्दी से। स्पेलिंग में, एक्सप्लॉइट में अंतिम में ई नहीं होता, एक्सप्लॉइट नाउन भी है, एक्सप्लॉइट वर्ब भी है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण करना एज ए वर्ब, एक्सप्लॉइट एज ए नाउन मतलब होता है किसी का कोई बहादुरी भरा काम। एक्सप्लिसिट एडजेक्टिव है ऑब्वियस, एक्सप्लोजन से बना एक्सप्लोड। क्रोनिक का सिनोनिम, क्रोनिक मतलब कोई ऐसी डिजीज, कोई ऐसी परेशानी जो लंबे समय से चली आ रही हो। और क्रोनिक और परसिस्टेंट, परसिस्ट का मतलब ही होता है जारी रहना, जिसका एडजेक्टिव है परसिस्टेंट। तो दोनों का मीनिंग सेम, जो लंबे समय से जारी है। टेम्पररी, कॉमन, ऑर्डिनरी, टेम्पररी उसका ऑपोजिट हो जाएगा क्रोनिक का। 23 एट डैगर्स डाउन, आप लोगों ने किया होगा डैगर्स डाउन, अगर याद किया हो तो दुश्मनी होता है, तो दुश्मनी का आप आंसर में देख लो, बिटरली होस्टाइल, और तो कोई होगा नहीं। सेम ग्रुप, A student who ideally or without excuse absents himself from school, जो बिना किसी कारण के, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, किसी भी आदमी के, किसी भी कर्मचारी के लिए भी, जो बिना किसी कारण के कहीं से एब्सेंट हो जाए, बिना कोई लॉजिकल कारण से, उसको ट्रूअंट बोलते हैं। इटिनेरेंट,
जो अपने काम के सिलसिले में जगह जगह घूमे, उसको इटिनरेंट कहा जाता है। वैगरेंट वही बिना घर बार का है, यहां वहां घूम रहा है। इटिनरेंट काम के सिलसिले में, वैगरेंट मजबूरी में, घर बार नहीं है, इसीलिए वो जगह जगह घूम के अपना नॉर्मली भिक्षा मांगे काम चलाता है। एंड माइग्रेंट जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाए, उसको माइग्रेंट कहा जाता है। एंड 25 नंबर, पैसिव, डू नॉट बाई। एक बड़ा बताना है कि अगर ये सेंटेंस इंपरेटिव है, जैसे गो देयर एंड डू नॉट गो देयर, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपरेटिव सेंटेंस को अगर आप बनाते हो तो इसको दो तरीके से बनाया जाता है, शुड नॉट बी बॉट एंड नीड नॉट बी बॉट। ये किसी में गलती हुआ होगा। अब रूल ये है कि ग्रामेरियंस ये बोलते हैं कि शुड में नॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसका अपना फिलॉसफी है, लॉजिक है, लेकिन उनका अपना रूल है कि शुड के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अगर कभी आपको शुड में नॉट लगाना हो तो आप उसको नीड नॉट कर दीजिए। अब यहां पे अगर नीड नॉट नहीं रहा होता तो आपको शुड नॉट चुनना पड़ता। शुड नॉट आपको चुनना है। आपका यह मतलब नहीं है कि शुड नॉट कहीं लगा हुआ है तो आप उसको काट दो, लेकिन कभी अगर ऑप्शन में शुड नॉट भी है और नीड नॉट भी है तो आपको फिर शुड नॉट को सिलेक्ट नहीं करना होगा, आपको नीड नॉट को सिलेक्ट करना होगा। और ऐसे क्वेश्चंस मेरी मेमोरी में हैं, 5-7 बार ऐसा आया है कि आपके ऑप्शन में शुड नॉट और नीड नॉट दोनों है, तब आपको नीड नॉट चुनना होगा। इसीलिए किसी का अगर 25 गलती हुआ है तो उनको आंसर बी लेना होगा। और कारण ये था कि शुड में नॉट का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करते। मैंने 25 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। आप बताइएगा कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, जरूर बताना। थोड़ा बहुत अगर दो चार वर्ड अगर लिख दोगे कमेंट का तो मेरे को भी पता चलेगा कि मैंने जो अपना रैपिड फायर को रोक के अगर ये एसएससी और बैंकिंग को मैंने अलग से इनिशिएटिव शुरू किया है तो मेरा डायरेक्शन सही है, आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। सो डू राइट सम कमेंट्स, नो प्रॉब्लम, एंड आई विल कंटिन्यू। पेपर कैसा था? पेपर तो मैंने प्रीवियस उठाया था। मैं कोशिश करूंगा, चूंकि पेपर तो मेरे यहाँ आपको मेरे लिखे हुए पेपर्स मिल ही गए होंगे, मिल ही जाते हैं हर साल। सो आप पेपर को भी देख लेना। मैं मैच कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन कंडीशन, एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी मैं कर रहा हूं। मैं इसको कंटिन्यू करूं, तुम्हारा कमेंट ओपिनियन चाहिए होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, सी यू देन, थैंक यू।